बठेला कोचिंग सेंटर में आपको स्वागत है। जैसा कि आप लोग पिछले जो 6 सेट हो चुके हैं और 7 सेट नंबर 7 का नहीं पार्ट 1 मैंने डाल दिया है। आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर आप लोग पढ़ सकते हैं। और अब देखेंगे सेट नंबर 7 का पार्ट 2। यहाँ पे कह रहा है, दूसरा नंबर कह रहा है किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। तो दूसरे का ये कह रहा है द्विघात बहुपद 3x² - x - 4 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की जांच कीजिए। ये 4 नंबर का सवाल है जो कि इम्पोर्टेंट है। सवाल लिख लिया हम लोगों ने। तो यहाँ पे कह रहा है द्विघात बहुपद 3x² - x - 4 के शून्य। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेंगे 3x² - x - 4 बराबर 0। इसके सबसे पहले शून्य निकालेंगे। क्या निकालेंगे विद्यार्थियों? शून्य। तो 3 का गुणा जब 4 में करेंगे तो 3 चौको 12, 12 के गुणनखंड निकाल लेंगे। तो 12 के जब निकालेंगे तो आपका 2 से कटेगा, 2 छक्का 12, फिर 2 से कटेगा, फिर 3। तो 3 चौको 12, यानी 4 में जब 3 अगर घटाएंगे तो 1 आएगा। कितना आएगा? 1। तो यहाँ पे हो जाएगा 3x² - 4x प्लस 3x - 4 बराबर 0। यहाँ पे कॉमन क्या है आपका? इसमें कॉमन है आपका x। तो यहाँ बचेगा 3x - 4। आपका कॉमन है यहाँ पे प्लस का 1, यहाँ बचेगा 3x - 4। क्योंकि यहाँ पे गुणनखंड 1 होता है तो 1 यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, तो 3x - 4 हो जाएगा। पूरे में कॉमन है विद्यार्थियों आपका 3x - 4। और जो बचेगा उसको बाद में लिख देते हैं x प्लस 1। तो इसको लिखेंगे 3x - 4 बराबर 0। तो 3x बराबर हो जाएगा विद्यार्थियों 4। तो x बराबर हो जाएगा 4/3। कितना हो जाएगा? x बराबर 4/3। इसी प्रकार इसको लिख लेंगे x प्लस 1 बराबर 0। x बराबर कितना हो जाएगा? -1। इसको बोलते हैं अल्फा। अल्फा बराबर हो जाएगा 4/3, बीटा बराबर -1। अब करेंगे सत्यता की जांच। किसकी? सत्यता की जांच। अब इसमें कह रहा था जांच कीजिए। क्या कह रहा है विद्यार्थियों? जांच कीजिए, संबंध की जांच कीजिए। तो हम जांच कर लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे सत्यता की जांच। सत्यता की जांच। तो सबसे पहले समीकरण जो दिया आपका 3x² - x - 4 बराबर 0। तो इसकी तुलना करा लेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो विद्यार्थियों आपका a बराबर हो जाएगा 3, यानी a बराबर 3, और b बराबर यहाँ पे -1 लिखा रहता है तो b बराबर हो जाएगा -1, क्योंकि x का गुणनखंड 1 होगा तो 1 या -1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा c बराबर -4, यानी ये आपका -4। तो सबसे पहले सत्यता की जांच करने के लिए यहाँ पे लिखेंगे मूलों का योगफल। मूलों का योगफल हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। आपका अल्फा का मान क्या है? 4/3। तो यहाँ पे लिख दीजिए 4/3, और प्लस बीटा का मान आया -1, तो यहाँ पे लिखिए -1 बराबर b/a। b का मान कितना आपका? -1, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस और -1/a का मान क्या है आपका? 3। कितना है विद्यार्थियों? 3। तो यहाँ से हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा 4/3, और प्लस का गुणा जब माइनस में करेंगे तो आपका आएगा -1 बराबर हो जाएगा, माइनस का गुणा जब माइनस में करेंगे तो प्लस का 1/3। यहाँ पे 3 एलसीएम आ जाएगा आपका, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 - 3। तो इधर हो जाएगा 4 में जब 3 घटाएंगे तो 1/3 बराबर 1/3, यानी दोनों पक्ष अगर बराबर आ रहा है तो हमारा सत्यता की जांच क्या है? सही है। अब इसके बाद निकाल लेते मूलों का गुणनफल। क्या निकालेंगे विद्यार्थी? मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल का सूत्र होता है अल्फा इंटू बीटा c/a। अल्फा का मान आपका दिया था, अल्फा का मान कितना दिया विद्यार्थियों? अल्फा का मान आपका दिया है, अल्फा का मान है 4/3, और बीटा का मान -1। तो यहाँ पे लिख देंगे अल्फा का मान 4/3 और बीटा का मान है -1 बराबर c का मान आपका क्या है? -4। तो यहाँ पे लिखे -4। a का मान आपका क्या है? 3। तो यहाँ पे लिख देंगे 3। तो यहाँ पे आएगा -4/3 बराबर -4/3। दोनों पक्ष क्या आ रहा है विद्यार्थियों? बराबर आ रहा है, इसीलिए इसकी सत्यता की जांच क्या? सही है। तो यहाँ पे सत्यता की जांच निकालना था, तो इस तरीके से निकालेंगे। ये आपका 4 नंबर का सवाल आएगा। सवाल नंबर दूसरे का भी कह रहा है ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 हो।
ये आपका 4 नंबर का सवाल है। तो यहाँ पे सवाल कह रहा है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 42 है। तो 182 है, सॉरी। तो यहाँ पे लिखेंगे माना पहली संख्या बराबर x और दूसरी संख्या बराबर y। अब इसके बाद यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे विद्यार्थी? प्रश्नानुसार। अब कह रहा है प्रश्नानुसार जिनका योग, दोनों का योग कितना कह रहा है? दोनों का योग कह रहा है आपका, दोनों का योग कह रहा है 27। कितना कह रहा है? 27। समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब इसके बाद कह रहा है द्वितीय शर्तानुसार में क्या कह रहा है? और उनका गुणनफल। तो और उनका गुणनफल यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना दिया? 182। कितना दिया? 182। तो विद्यार्थी यहाँ पे क्या कर लेंगे, इसको जो समीकरण 1 से यहाँ पे लिख देंगे। समीकरण 1 से क्या लिखेंगे विद्यार्थी? समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या दिया? x + y बराबर 27। क्या दिया विद्यार्थी? 27। तो आपका हो जाएगा y बराबर हो जाएगा 27 - x। क्या हो जाएगा? 27 - x। तो यहाँ पे लिख देंगे विद्यार्थियों, यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे समीकरण इसको 2 मान लेते हैं। अब यहाँ पे लिख देंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर। किसमें? समीकरण 2 में रखने पर। ये जो आपका y का मान है 27 - x, यहाँ पे रख देंगे समीकरण नंबर 2 में। तो आपका क्या दिया? समीकरण नंबर 2 दिया, वो x y बराबर 182। तो यहाँ पे रख देंगे। तो x और गुणे y का मान कितना? 27 - x। कितना? 27 - x बराबर हो जाएगा 182। x का गुणा अंदर कर देते हैं तो 27x, और इसका गुणा इसमें करेंगे तो माइनस का हो जाएगा x² बराबर हो जाएगा 182। अब इसको हमें द्विघात समीकरण बनाना है विद्यार्थियों। क्या बनाएंगे? द्विघात समीकरण। तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस का x² प्लस का 27x, और इसको इस साइड लाएंगे तो माइनस का 182 बराबर हो जाएगा 0। माइनस कामन ले लेंगे विद्यार्थियों, तो यहाँ पे बनेगा x²। जब कामन लेंगे तो यहाँ प्लस की जगह क्या हो जाएगा? माइनस। तो यहाँ पे हो जाएगा 27x, यहाँ पे माइनस की जगह प्लस हो जाएगा 182 बराबर 0। अब ये माइनस 0 में चला जाएगा तो हमारा बचेगा x² - 27x और प्लस का 182 बराबर 0। अब 182 गुणनखंड करेंगे तो 14 गुणे 13 बने। कितना बनेगा? 14 गुणे 13। तो x² - 14x - 13x अब प्लस का 182 बराबर 0। क्योंकि 14 में 13 जब जोड़ेंगे तो माइनस का 27 आएगा, क्योंकि माइनस माइनस दोनों जुड़ जाते हैं। और 14 में गुणे 13 करेंगे तो 182 आएगा। तो यहाँ पे दोनों में कामन क्या है? x कामन हो जाएगा तो 100 - 14, और माइनस 13 कामन हो जाएगा तो 100 - 14। क्योंकि माइनस कामन इसमें होगा तो यहाँ पे माइनस की जगह क्या आ जाएगा? वो प्लस की जगह क्या आएगा विद्यार्थियों? माइनस। प्लस की जगह माइनस। अब पूरे में कामन आपका दिख रहा है 100 - 14। अब जो बचा उसको लिख लेंगे 100 - 13। तो यहाँ पे आ जाएगा 100 - 14 बराबर 0। तो 100 बराबर कितना आ जाएगा? 14। और यहाँ पे आ जाएगा 100 - 13 बराबर 0। तो 100 बराबर क्या आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 100 बराबर 13। अब यहाँ पे क्या करेंगे? अब हमें दूसरी संख्या जो कह रहा है, दूसरी संख्या क्या है? एक्स वाई मानी थे हमने, तो एक तो हमारी आ गई 13। अब यहाँ पे रख दीजिए, यहाँ पे है ना एक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर। किसमें? समीकरण 2 में रखने पर। इसको रख लेते हैं। तो समीकरण 2 क्या है? x y बराबर 182 है आपका। तो x बराबर आप 14 रख दीजिए। तो यहाँ पे x बराबर 14 रख दूंगा तो 14 y बराबर कितना हो जाएगा? 182। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 14 से कट जाएगा, 14 का नाम 14, 14 पहले तो y बराबर आपका आ गया 13। यानी x बराबर 14 और y बराबर 13। x बराबर 14, y बराबर 13। यानी पहली संख्या 14, दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी? 13। सवाल नंबर दूसरे का सी कह रहा है सिद्ध कीजिए कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा की दृष्टि से 2026 में बहुत बार आया है। देख लेते हैं। सिद्ध कीजिए कि वृत्त के किसी बिंदु पर। तो सबसे पहले एक वृत्त बनाएंगे विद्यार्थियों। क्या बनाएंगे? एक वृत्त, जो कि इस प्रकार वृत्त आपका बन जाएगा। फिर इसके बाद एक केंद्र से यहाँ पे हमारा त्रिज्या हो जाएगा, यानी इसको मान लो O और P। और इसके बाद कह रहा है स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या। एक स्पर्श बिंदु खींच देते हैं यहाँ से,
एक स्पर्श रेखा जो कि है इसको मान लेते हैं एक्स और वाई। क्या मानेंगे विद्यार्थियों? एक्स और वाई। और इसके स्पर्श बिंदु जाने वाली त्रिज्या पर एक लंब है। हमारी क्या है यहाँ पे? लंब है। एक क्यू बिंदु यहाँ पे मान लेते हैं। यहाँ पे जो हमारा है क्यू बिंदु, क्या मान ले विद्यार्थी? क्यू। अब यहाँ पे दिया है क्या दिया है? ओ हमारा जो है ओ केंद्र वाला एक वृत्त, क्या है? ओ केंद्र वाला एक क्या है? वृत्त। तो यहाँ से लिखेंगे ओ केंद्र वाला एक वृत्त है। ओ केंद्र वाला एक वृत्त है। क्या है विद्यार्थियों? एक वृत्त है। ओ केंद्र वाला एक वृत्त है। तथा यहाँ पे लिख लेंगे तथा बिंदु क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? बिंदु P पर स्पर्श रेखा, बिंदु P पर, ये आपका बिंदु P है, P पर स्पर्श रेखा क्या है? x और y। P पर स्पर्श रेखा x और y, यानी P पर स्पर्श कर रहा है x और y। क्या स्पर्श कर रहा है विद्यार्थियों? x और y। अब हमें सिद्ध क्या करना है? यहाँ पे लिखना है सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करेंगे OP, ये आपको OP दे रखा है। OP लंब है किस पर? एक्स वाई पर। मतलब OP लंब है एक्स वाई पर। OP ये लंब जो पड़ा है आपका, इसको बोलेंगे लंब है। OP लंब है किस पर? एक्स और वाई पर। ये सिद्ध करना है। तो यहाँ पे आप सीधा इसके बाद डालेंगे रचना। क्या डालेंगे? रचना डालेंगे। रचना लिखेंगे। रचना एक्स और वाई पर बिंदु क्यों लिया? क्या लिया? क्यू लिया। एक्स और वाई पर बिंदु क्या लिया? क्यू। और एक्स वाई बिंदु पर क्यू लिया। ठीक है विद्यार्थियों, क्यू को ओ से मिला दिया। क्यू को ओ से मिला दिया, मतलब क्यू को ओ से मिला दिया। क्यू को ओ से मिला दिया, ये आपका जो क्यू को ओ से मिला दिया। अब इसके बाद क्या है? ये रचना हो गई। अब डालेंगे उत्पत्ति। क्या डालेंगे विद्यार्थियों? उत्पत्ति डालेंगे। तो यहाँ पे क्या है? बिंदु हो जाएगा क्यू। यहाँ पे बिंदु, ये क्यू, ये आपका दिख रहा है बिंदु क्यू वृत्त के बाहर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? वृत्त के बाहर, बिल्कुल वृत्त के बाहर है हमारा क्यू। तो यहाँ पे लिख देंगे बिंदु क्यू वृत्त के बाहर स्थित है, जो कि हम लोगों ने खींचा था। वृत्त के बाहर स्थित है। ठीक है विद्यार्थियों, तो हमारा हो जाएगा ओ क्यू बड़ा है किससे? ओपी से। ओ क्यू बड़ा है ओपी से, क्योंकि ओपी से ऑलरेडी ये वाली भुजा बड़ी है। ओपी से ऑलरेडी ये वाली भुजा बड़ी है। किससे? ओपी से। ओपी से आपकी ये वाली भुजा क्या है विद्यार्थियों? बड़ी है। तो ओ क्यू बड़ा है किससे? ओपी के। किससे? ओपी से। ओपी से बड़ा क्या? ओ क्यू। तो यहाँ पे हो जाएगा ओपी लंब है किस पर? लंब है ओपी हमारा लंब है किस पर? ओपी हमारा किस पर लंब हो जाएगा? एक्स और वाई पर। क्या किस पर लंब हो जाएगा? एक्स और वाई पर। ओपी किस पे लंब हो जाएगा? एक्स और वाई पर। तो हमें क्या करना था? एक्स और वाई पर ओपी लंब है कि ओपी पर लंब है एक्स वाई। यहाँ पे देख लीजिए, ये आपका लंब है किस पर? एक्स वाई पर। किस पर? एक्स वाई पर ओपी क्या है? लंब। ये हमें क्या करना था? सिद्ध करना था। ये सिद्ध करना था। तो यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पे लिख देंगे या लिख देंगे स्पर्श रेखा। क्या लिखेंगे विद्यार्थियों? स्पर्श रेखा पर ओपी लंब है, इस प्रकार लिख देंगे विद्यार्थी। सवाल नंबर दूसरे का डी कह रहा है सिद्ध कीजिए कि यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर है। क्या? संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में समानुपाती होती हैं और इसलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं। तो इसको देख लेते हैं, जो कि सवाल ये है दूसरे का डी नंबर। दूसरे का डी आपका सवाल दे रखा है, सिद्ध कीजिए कि यदि दो त्रिभुजों, सबसे पहले त्रिभुज बना लेंगे विद्यार्थियों। क्या बना लेंगे? त्रिभुज। एक त्रिभुज ये बन जाएगा और एक त्रिभुज इस प्रकार से बन जाएगा। दो त्रिभुज आपके बन जाएंगे। इसको मान लेते ए बी और सी, या इसको मान लेते डी ई और
एफ। ये दो त्रिभुज हो जाएंगे। तो आपस में क्या कह रहे हैं, आपके संगत कोण, आपके त्रिभुज क्या है, संगत कोण, इसकी संगत भुजाएं अनुपात में। तो इसको देख लेंगे दोनों समरूप है कि नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे पॉइंट बाय पॉइंट लिखेंगे। इसमें क्या हो जाएगा, संगत कोण पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, संगत कोण। तो संगत कोण अगर पूछेगा तो कोण ए बराबर किसको हो जाएगा, कोण डी के। कोण ये वाला कोण बराबर किसको हो जाएगा, ये कोण डी के। तो कोण डी हो जाएगा। इसी प्रकार कोण बी बराबर हो जाएगा कोण किसके, कोण ई के। यानी ये वाला कोण बराबर इसके हो जाएगा। इसी प्रकार हो जाएगा कोण किसके, कोण सी बराबर हो जाएगा कोण एफ के। जब ये कोण आपस में बराबर है, ये खुद कह रहा है कि जो हमारा जो कि ये दिया है, सवाल दिया है, तो ये खुद कह रहा है कि कोण आपस में बराबर हैं, तो इसकी भुजाएं भी आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो हमारा हो जाएगा भुजा हो जाएगा ए बी, क्या हो जाएगा, ए बी बटे हो जाएगा ये वाली भुजा बराबर इसके डी ई, किसके हो जाएगा, डी ई बराबर हो जाएगा किसके, बी सी, ये वाली भुजा बी सी बराबर किसको हो जाएगा, ई एफ के। किसके हो जाएगा विद्यार्थियों, ई एफ। और बराबर किसके हो जाएगा, ए सी बटे किसके हो जाएगा, ए सी बटे डी एफ। क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, डी एफ। ये संगत भुजाएं देखो आपस में बराबर हैं। संगत कोण एवं संगत भुजाएं आपस में क्या है, आपस में बराबर हैं। इसीलिए ये समरूप त्रिभुज होंगे। कौन से त्रिभुज होंगे, समरूप त्रिभुज होंगे। ये समरूप त्रिभुज होंगे, इसलिए समरूप त्रिभुज होंगे क्योंकि यहाँ पे ट्रिपल एस कसौटी लगती है। कौन सी, ट्रिपल एस कसौटी से। कौन से, ट्रिपल एस कसौटी से ये हमारे क्या हो जाएंगे, समरूप त्रिभुज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, समरूप त्रिभुज हो जाएंगे। किस कसौटी से, ट्रिपल एस कसौटी से हमारे समरूप त्रिभुज होंगे। प्रश्न संख्या दूसरे का ई कह रहा है, नीचे दी हुई बंटन सारणी एक कक्षा के विद्यार्थियों के भार दर्शा रही है। विद्यार्थियों का माध्यिका भार ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है, विद्यार्थियों का माध्यिका भार निकालना है। भार किलोग्राम में रहेगा, जो कि इतना दिया हुआ यहाँ से, और विद्यार्थियों की संख्या ये आपकी दे रखी है। तो इसको हमें माध्यिका निकालना। क्या निकालना विद्यार्थियों, माध्यिका। तो माध्यिका निकाल लेंगे, ये आपका सवाल दे रखा है, माध्यिका निकालेंगे। क्या निकालेंगे, माध्यिका। तो सबसे पहले सी एफ निकालते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। 2 में कुछ नहीं जुड़ेगा तो 2 आएगा। 2 में 3 जुड़ेगा तो 5 आएगा। 5 में 8 जुड़ेगा तो आपका 13 आएगा। 13 में 6 जुड़ेगा तो आपका 19 आएगा। 19 में 6 जुड़ेगा तो आपका 25 आएगा। 25 में 3 जुड़ेगा तो 28 आएगा। 28 में 2 जुड़ेगा आपका 30। कितना आ जाएगा, 30। यानी आपका n/2 का मान, इसका n/2 का मान आपका आ गया 30/2। तो आपका n/2 का मान कितना आ गया विद्यार्थियों, n/2 का मान आ गया आपका 15। कितना आ गया, 15। अब 15 से हम छोटी वाली संख्या लेंगे तो 15 से छोटी वाली संख्या आपकी क्या हो जाएगी, 13। 13 को हम बोल देंगे सी एफ। क्या बोलेंगे, 13 को सी एफ। यानी 15 से छोटी वाली संख्या लेना है। तो 15 से छोटी आपकी 13 हो जाएगी। 19 बड़ी हो जाती है। अब इसकी नीचे वाली संख्या को मानते हैं एफ। क्या मानते हैं, एफ। एफ के सामने वाली जो ये वाली भुजा हमारी दिख रही है, तो ये आपकी एल बराबर आपका कितना हो जाएगा, 55। कितना हो जाएगा, 55। और एच बराबर कितना हो जाएगा, 60 में 55 घटाएंगे तो एच बराबर हो जाएगा आपको कितना, 5। कितना हो जाएगा, 5। तो आपका आपको एग्जाम में क्या करना है, इस तरीके सीरीज से लिखते चले जाना है। इस तरह नीचे से लिखते चले जाना है। मैंने समझाने के लिए यहाँ पे लिख दिया है एल बराबर 55 और एच बराबर 60 में जब 55 घटेगा तो आपका 5 आ जाएगा एच बराबर। तो आपको क्या करना विद्यार्थियों, एग्जाम में बोर्ड कॉपी में सीधे लिखते चले जाना। यानी एल बराबर इतना और क्या इस तरीके, कुछ इस तरीके से लिखना। एल बराबर 55 हो जाएगा और एच बराबर कितना हो जाएगा, 5। और आपका सी एफ बराबर कितना हो जाएगा, 13। और एफ बराबर कितना हो जाएगा विद्यार्थी, 6। क्या हो जाएगा, 6। अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है माध्यिका। क्या निकालना विद्यार्थी, माध्यिका। तो माध्यिका बराबर सूत्र होता है एल प्लस कोष्टक में होता है n/2 माइनस सी एफ बटे एफ, कितने का भर एफ होता है, गुड़े एच। ये आपका सूत्र होता है। तो हमें क्या करना है, एल का मान कितना है, एल का मान अभी हमारा 55 है। कितना है, 55 प्लस n/2 का मान कितना है, n/2 का मान है 15। कितना है, 15 माइनस सी एफ का मान कितना है विद्यार्थियों, 13। तो यहाँ पे 13 रख देंगे बटे एफ का मान कितना विद्यार्थियों, 6। एफ का मान है 6
गुणे एच का मान आपका कितना है, एच का मान है 5। इसको सॉल्व कर लेंगे, बराबर 55 प्लस 15 में जब 3 घटेगा, 15 में जब 13 घटेगा, 15 में सॉरी 13 आइए, 15 में 13 घटेगा तो आपका आएगा 2/6 गुणे 5। तो ये इसको काट देंगे, 2 3 6, तो आपका हो जाएगा 55 प्लस 5/3। यहाँ पे लासा पे ले लेंगे, आपका लासा पे कितना आएगा, लासा पे आपका आ जाएगा 3। तो 3 5 15, 3 5 15 1 16 प्लस आपका 5, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा कितना आ जाएगा 170/3। कितना आ जाएगा 170/3। तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 3 5 15, कितना हो जाएगा 3 5 15, यहाँ पे 2 चला जाएगा, यहाँ पे आएगा 3 18, फिर यहाँ पे आ जाएगा दशमलव, फिर हो जाएगा आपका, फिर आ जाएगा 3 18, 3 18, ये आपका हो जाएगा माध्यिका। क्या हो जाएगा, माध्यिका, यानी 56.66 आपकी माध्यिका भार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माध्यिका भार। सवाल नंबर दूसरे का एफ कह रहा है आपका, एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफ़ेद कंचे और 4 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छा निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा, रोमन अंक में पहला नंबर लिखा है लाल है, दूसरा लिखा है सफ़ेद है, ये तीसरा लिखा है हरा नहीं है। तो इसको सॉल्व करेंगे, सवाल अच्छा है। अब एक डिब्बे में 5 लाल, सबसे पहले एक डिब्बा, कुछ इस प्रकार का डिब्बा बना लीजिए। जब में बनाइएगा, चाना बनाइएगा, डायरेक्ट कर लीजिए, मैं समझाने के लिए आपको लिए एक डिब्बा बना दे रहा हूँ। यहाँ पे 5 लाल हैं, क्या कह रहा है, 5 लाल और 8 सफ़ेद और आपका और 4 हरे कंचे। ये इतने कंचे हैं, कंचे का मतलब नहीं, कंचे यहाँ पे हो जाएगा 5 लाल 8 सफ़ेद और 4 हरे कंचे। फिर इसके बाद कह रहा है आपका, एक इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छा निकाला जाता है। यादृच्छा का मतलब बिना देखे। तो सबसे पहला कह रहा है लाल रंग की संभावना। सबसे पहले लाल रंग की संभावना देख लेते हैं। जब लाल रंग की संभावना कह रहा है ना, तो लाल रंग की संभावना आपका लाल, इससे जब हाथ इसमें डाला जाएगा डिब्बे में, तो लाल रंग ही आना चाहिए। तो लाल रंग सिर्फ कितने, संभावना 5, तो यहाँ पे हो जाएगी संभावना 5। और कुल संभावना आपकी कितनी हो जाएगी, कुल संभावना आपका कितना है, टोटल कंचे कितने हैं आपके, 8 4 12, 12 5 17, कितना हो जाएगा 17। तो यहाँ पे लिखेंगे लाल रंग के कंचे की प्रायिकता, किसकी, कंचे की प्रायिकता यानी PE बराबर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, संभावना बटे कुल संभावना। क्या हो जाएगा, संभावना बटे हो जाएगा आपका बटे कुल संभावना। क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, संभावना बटे कुल संभावना। आपकी संभावना कितनी है, आपकी संभावना दे रखी है 5 और कुल संभावना कितनी है 17। तो आपकी कितनी आ जाएगी, 5/17। कितना हो जाएगा, 5/17। अब दूसरा नंबर आपका कह रहा है, दूसरा नंबर कह रहा है सफ़ेद है। क्या, सफ़ेद है। अगर सफ़ेद है की बात कर रहा है तो यहाँ पे लिखेंगे सफ़ेद कंचे की प्रायिकता, सफ़ेद कंचे की संभावना, यानी सफ़ेद कंचा निकाला जाएगा तो संभावना कितनी बनेगी आपकी विद्यार्थियों, आप इसकी बनेगी 8, क्योंकि 8 या 8 सफ़ेद तो हैं और तो नहीं है, तो 8 ही हैं। तो यहाँ विद्यार्थी को हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सफ़ेद कंचे की संभावना हो जाएगी आपकी 8। अब कुल संभावना क्या है, कुल संभावना है आपकी विद्यार्थियों, कुल संभावना है आपका 17। कितना है, 17। तो यहाँ पे आपका सूत्र होता है PE बराबर होता है संभावना बटे कुल संभावना। संभावना बटे क्या हो जाएगा, कुल संभावना। क्या हो जाएगा, संभावना बटे कुल संभावना। तो आपका संभावना कितना है, संभावना 8 और कितना है 17, यानी आपका सफ़ेद कंचे की प्रायिकता यानी PE बराबर कितना हो जाएगा, 8/17। क्या हो जाएगा, 8/17। तीसरा नंबर कह रहा है विद्यार्थियों, तीसरा कह रहा है हरा नहीं है। क्या कह रहा है, हरा नहीं है। अगर हरा नहीं है की बात कर रहा है तो यहाँ पे लिखेंगे हरा नहीं होने की संभावना, हरा नहीं होने की संभावना। क्या हो जाएगा, हरा नहीं होने की संभावना। अगर हरा नहीं होने की संभावना नहीं, हरा को हटा देंगे, किसको हटा देंगे विद्यार्थी, हरा को हटा देंगे, तो आपके कौन कौन से कंचे मिलेंगे, सफ़ेद मिलेंगे और लाल। तो 8 5 13, यानी संभावना हमारी कितनी हो जाएगी 13। अब कुल संभावना
कुल संभावना आपकी कितनी है? कुल संभावना आपकी है 17। क्या है विद्यार्थियों? कुल संभावना 17। तो यहाँ पे हो जाएगा हरा नहीं की प्रायिकता किसकी? हरा नहीं होने की प्रायिकता, हरा नहीं होने की प्रायिकता पी, प्रायिकता को पी लिख लेंगे विद्यार्थियों। प्रायिकता हो जाएगा संभावना बटे, क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? संभावना बटे कुल संभावना। ये आपका फार्मूला होता है, संभावना बटे कुल संभावना। क्या हो जाएगा? संभावना बटे कुल संभावना। संभावना आपका हो जाएगा 13 और कुल संभावना हो जाएगा 17, यानी आपका आ जाएगा 13/17। सवाल नंबर 3 कह रहा है संख्याओं की उस सूची के प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिनका nवां पद an बराबर 3 + 2n से दिया जाता है। 3 + 2n से दिया जाता है। ये आपका 6 नंबर का सवाल है, ये लिखा हुआ है। तो 3 + 2n से दिया जाता है, ये सवाल है आपका। तो इस तरीके से आपका nवां पद ये आपका दिया है। nवां पद क्या दिया है विद्यार्थियों? nवां पद। तो यहाँ पे लिखेंगे nवां पद an बराबर कितना है? 3 + 2n। कितना? 3 + 2n। तो हम क्या करेंगे अब? इसके पदों का योगफल कितना है? प्रथम 24 पदों का योगफल। तो n का मान हमारा दिया है कितना? n का मान हमारा कितना दिया है? n का मान दिया है 24। कितना दिया है? 24। अब 24 पदा दिया है तो पदों की संख्या बराबर यहाँ पे लिख देंगे पदों की संख्या, यानी n बराबर कितनी है? 24। अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है प्रथम पद। क्या निकालेंगे विद्यार्थियों? प्रथम पद को बोलते a1। a1 बराबर यहाँ पे an बराबर दिया तो a1 तो 3 + 2n। तो n बराबर a1 मान रखा तो n बराबर तो 1 रख देंगे यहाँ पे। तो क्योंकि a1 का मान निकालना है तो 3 + 2 गुणे n का मान कितना है? 1। तो यहाँ पे हो जाएगा a1 बराबर हो जाएगा 3 + 2, तो a1 बराबर हो जाएगा 5। यानी प्रथम पद आपका कितना आ गया? 5। प्रथम पद a1 बराबर कितना आ गया विद्यार्थियों? 5। अब इसके बाद हम निकालेंगे द्वितीय पद। क्या निकालेंगे विद्यार्थियों? द्वितीय पद। तो द्वितीय पद हो जाएगा a2 बराबर क्या है? 3 + 2n। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सवाल में दे रखा है, आप देखिए an बराबर 3 + 2n। तो a2 बराबर 3 + 2n। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? n बराबर क्या लेने पर? n बराबर 2 लेंगे क्योंकि दूसरा द्वितीय पद है। तो 3 + 2 गुणे 2 हो जाएगा। n की जगह क्या रख देंगे? 2। तो आपका हो जाएगा 3 + 4। कितना हो जाएगा? 3 + 4 यानी 7 आ जाएगा। तो a2 बराबर कितना आ गया? द्वितीय पद कितना आ गया? 7 आ गया। अब इसके बाद हमें निकालना है, क्या निकालना है? सर्वांतर। क्या निकालेंगे विद्यार्थियों? सर्वांतर d बराबर होता है a2 - a1। तो d बराबर a2 का मान आपका 7 है, a1 का मान कितना है? a1 का मान आपका आया है 5। कितना है विद्यार्थियों? 5। a1 का मान इधर देखिए 5 आया है। तो यहाँ से d बराबर हो जाएगा आपका 2, यानी सर्वांतर कितना होगा विद्यार्थियों? 2। अब हमें निकालना क्या है? अब यहाँ पे कह रहा था 24 पदों का योग ज्ञात कीजिए, यानी 24 पदों का योग अगर कहेगा योगफल। योग का मतलब क्या होता है विद्यार्थियों? योगफल। तो 24 पदों का योगफल निकालना है क्या विद्यार्थियों? 24 पदों का योगफल। तो यहाँ पे लिखेंगे 24 पदों का योगफल। योगफल का सूत्र क्या होता है? योगफल का सूत्र होता है SN बराबर होता है n/2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2a + n-1 × d। ये आपका सूत्र होता है, पदों का योगफल का सूत्र होता है। तो 24 पद निकालना तो S24 बराबर हो जाएगा, जहाँ जहाँ n दिख रहा है वहाँ पे क्या रखना है? 24। तो यहाँ पे हो जाएगा 2a का मान आपका कितना है? a का मान आपका 5। कितना है a का मान? 5। a का मान इधर यहाँ से निकाला था, a का मान कितना है? 5। तो यहाँ पे 5 रख दिया प्लस n का मान आपका 24 दिया -1 गुणे d का मान आपका है 2। d का मान कितना है? 2। यहाँ पे सर्वांतर निकाला था हम लोगों ने। तो आपका यहाँ से काटेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 12 गुणे यहाँ पे हो जाएगा 5 दूना 10 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 23 गुणे 2, क्योंकि 24 में घटेगा आपका 23 आ जाएगा, गुणे ये 2 है। अब यहाँ पे करेंगे 12, यहाँ पे हो जाएगा 10 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा? 23 दूना 46। कितना हो जाएगा? 23 दूना 46। तो यहाँ पे आ जाएगा 12 गुणे, इसको जब जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना विद्यार्थी? 56। कितना आ जाएगा? 56। तो यहाँ पे कर लेंगे, इसका गुणा कर लीजिए। यहाँ बचंग 72, हासिल लगा 7, 12 पंचे 60, 60 और कितना हो जाएगा? 7 हासिल लगा तो यहाँ पे हो जाएगा 67, यानी 672 आपका क्या हो जाएगा?
आंसर 672 हो जाएगा पदों की, यानी S24 का मान कितना हो जाएगा 672, यानी 24 पदों का योगफल 672 आ जाएगा। सवाल नंबर तीसरे का तो कह रहा है 2 अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। यानी संख्या का अंतर अगर 2 है तो वह संख्या निकालना है जो कि संख्या दे रखी है। अब यहाँ पे 2 अंकों की बनी एक संख्या, तो सबसे पहले लिखेंगे माना 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 पहली संख्या बराबर x। माना पहली संख्या बराबर क्या हो जाएगा विद्यार्थी x, और दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा विद्यार्थी y। अब कह रहा 2 अंकों से बनी एक संख्या, तो 2 अंकों की संख्या क्या हो जाएगी, यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 अंकों से बनी एक संख्या, 2 अंकों से बनी एक संख्या, 2 अंकों से बनी एक संख्या क्या हो जाएगी आपकी हो जाएगी 10x प्लस वाई। क्या हो जाएगा 10x प्लस वाई, यानी 2 अंकों क्या आएगा तो 10x प्लस वाई, यानी दहाई हो जाता है 2 अंकों में, तो 10x प्लस वाई। अब कह रहा है बनी उसको उलटने पर बनी संख्या का योग। अब इसको उलट दिया जाता तो यहाँ पे लिखेंगे उलटने पर बनी संख्या, उलटने पर बनी संख्या, उलटने पर बनी संख्या। अब इसी संख्या को उलट दिया जाता है तो यहाँ पे जहाँ पे एक्स की जगह क्या हो जाएगा वाई प्लस एक्स, यानी एक्स की जगह वाई और वाई की जगह एक्स आ जाएगा, तो उलट दिया गया तो 10y प्लस एक्स। अब कह रहा है इन दोनों संख्याओं का योगफल, तो दोनों संख्याओं का योगफल तो यहाँ पे लिख देंगे 10x प्लस वाई। योगफल का मतलब होता है जोड़, क्या होता है जोड़। यहाँ पे हो जाएगा 10y प्लस एक्स बराबर, दोनों का योगफल कितना दिया 66, यहाँ लिखेंगे 66। तो यहाँ पे इनको जोड़ लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 11x प्लस 11y बराबर हो जाएगा 66। तो यहाँ पे 11 आपका कॉमन है, कितना कॉमन है आपका, यहाँ पे 11 कॉमन है, 11 यहाँ पे कॉमन है, तो x प्लस y बचेगा बराबर हो जाएगा 66। 11 से कट जाएगा, 11 छः 66, यहाँ पे 6 आ जाएगा, तो x प्लस वाई बराबर 6, x प्लस वाई बराबर 6। इसको अब मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब आगे कह रहा है यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो, यानी दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, यानी संख्या x है और दूसरी संख्या y, तो दोनों का अंतर कितना है 2 हो, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे द्वितीय शर्त अनुसार। द्वितीय शर्त आपकी क्या कह रही है, यहाँ पे देखेंगे दोनों संख्याओं का अंतर कितना है आपका 2। अब इसको समीकरण नंबर हम मान लेंगे 2। अब इनको दोनों को हम क्या कर लेंगे, डायरेक्ट हल कर लेंगे विलोपन से। तो ये प्लस का है, ये माइनस का, ये क्या है प्लस का, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे कट जाएंगे। तो x जब जुड़ेगा तो आपका आ जाएगा 2x, और 6 में 2 जुड़ेगा तो आपका आ जाएगा 8। तो x बराबर हो जाएगा 8/2, तो 2 चौको 8। तो यहाँ पे x बराबर कितना आ गया विद्यार्थी, x बराबर आ जाएगा 4। अब हम क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, किस में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर रख देते हैं। समीकरण 1 क्या है आपका, x प्लस वाई बराबर 6, कितना x प्लस वाई बराबर 6, x का मान आपका 4 है प्लस वाई, x का मान कितना है 4, तो यहाँ पे 4 रख दिए x की जगह, प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 6। तो y बराबर हो जाएगा 6 माइनस 4, तो y बराबर आपका कितना है, 6 में 4 गया, 6 में 4 गया कितना आ जाएगा 2, तो y बराबर कितना होगा 2। अब हमें क्या करना है, अब संख्या निकालनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे संख्या क्या माना था 10x प्लस वाई, यानी 2 अंकों की संख्या माना था, तो 10 गुणे x का मान कितना है 4, x का मान 4 प्लस y का मान कितना है, y का मान आपका 2 आया, तो 2 रख दीजिए। तो यहाँ पे होगा 10 चौको 40 प्लस 2, यानी आपका संख्या क्या हो गई 42। संख्या बराबर क्या आ गई 42, संख्या बराबर आपकी हो गई 42। अगर उलटने पर कहेगा, ये मूल संख्या हो गई, कौन संख्या, मूल संख्या। अगर उलटने पर कहेगा तो उलटने पर संख्या क्या प्राप्त हुई थी 10y प्लस एक्स, 10y प्लस एक्स। तो 10y का मान आपका कितना 2 आया है, और x का मान कितना आया 4, y का मान आपका 2, x का मान 4। तो यहाँ पर रख देंगे 10 दूना 20 प्लस 4, यानी आपको कितना आ जाएगा 24, यानी संख्या बराबर कितनी आ गई 24, और उस मूल संख्या क्या आ गई, मूल आपकी आ गई 42। तो यहाँ पे हो जाएगा उत्तर। सवाल नंबर 4 कह रहा है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। क्या कह रहा है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है
कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है, यानी पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी पेड़ की ऊंचाई निकालना है। तो पेड़ की ऊंचाई निकाल लेते हैं। यह आपका सवाल कह रहा है, इसी प्रकार से हल कर लेंगे। आंधी आने पर एक पेड़ टूट जाता है। सबसे पहले एक पेड़ बना लेते हैं। एक पेड़, ये आप हमारा क्या है, एक पूरा पेड़ है। ये आपका क्या है, एक पेड़ है। ये आपका पेड़ हो जाएगा। अब कह रहा है इस तरीके, यानी टूट जाता है, एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरीके से मुड़ जाता, इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। यह आपका ज़मीन है। जब पेड़ टूटेगा तो पेड़ यहीं से कहीं से टूट जाएगा और ज़मीन को छूने लगता है। क्या करने लगता है, ज़मीन को छूने लगता है। ज़मीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। कितने का, 30 डिग्री का यह आपका कोण हो जाएगा। कितने का हो जाएगा, 30 डिग्री का कोण हो जाएगा। अब इसके बाद कह रहा है कोण बनाता है और इसके बाद आप 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर है जमीन को छूता है, यानी पेड़ के पाद बिंदु यहाँ से यहाँ तक की दूरी छूता है 8 मीटर है। कितना है, 8 मीटर। कितना विद्यार्थियों, 8 मीटर है। तो यहाँ पे 8 मीटर हो जाएगा। तो पेड़ की ऊंचाई, यानी ये संपूर्ण पेड़ की ऊंचाई निकालना है। इसको हम मान लेते हैं। इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी, इसको मान लीजिए सी, इसको मान लीजिए डी। ये आपका जो है सवाल कह रहा था। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये वाले इस त्रिभुज को ले लेंगे। किसको, इस वाले त्रिभुज को ले लेंगे जो हमारा ये दिख रहा है आपका, ये आपका जो त्रिभुज दिख रहा है इसको ले लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज, त्रिभुज क्या हो जाएगा, बी सी डी, बी सी डी में। तो बी सी डी में तो यहाँ पे लंब और क्या है, लंब आधार है। तो आपको यहाँ पे लग जाएगा tan 30 बराबर होता है लंब कितना, लंब आपका दिया BC बटे आधार कितना, 8 मीटर। ठीक है विद्यार्थियों। तो tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर BC बटे 8। तो यहाँ से हो जाएगा आपका BC √3 BC बराबर 8। तो BC बराबर हो जाएगा आपका विद्यार्थियों 8 और ये बटे में चला जाएगा √3। तो 8 बटे √3 समीकरण नंबर 1 कितना हो जाएगा, समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है, अब इसके बाद ये सब, अब इसको क्या करना है, हमारा ये निकला है लंब इधर वाला BC कितना निकला है 8 बटे √3। BC बराबर कितना निकला है 8 बटे √3 समीकरण नंबर 1। अब इसके बाद क्या करना है, ये जो पेड़ है ये वाला या ये वाला भाग, ये जब टूटेगा तो भाई इस लंबाई, ये जो कर्ण आपकी दिख रही है इस लंबाई के बराबर होगा, तभी तो एक टूट के यहाँ से गिरा है। ये वाला यानी BD बराबर किसके हो जाएगा, AB के। BD बराबर किसके हो जाएगा, AB के। तो यहाँ पे जब हमें कर्ण और आधार निकालना है, क्योंकि ये वाली लंबाई निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी पूरी पेड़ की ऊंचाई निकालना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको निकालने के लिए हमें एक बार इस वाले त्रिभुज को दोबारा लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कर्ण निकालना है मुझे। क्या निकालना है, कर्ण, कर्ण और आधार। कर्ण और आधार आपका दिया, लंब तो निकल गया हमारा, तो अब कर्ण और आधार निकाल लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज, क्या लिखेंगे, त्रिभुज, त्रिभुज लिख देंगे BC और क्या हो जाएगा D में, BCD में। किस में हो जाएगा, BCD में, यानी दोबारा लिया जाएगा, क्योंकि ये वाली मैंने आपको बताया है ये कर्ण के बराबर होगा। तो ये वाला निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिर लेना पड़ेगा BCD, यानी फिर दोबारा लेना पड़ेगा। तो BCD यहाँ पे आपको का हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा cos 30। क्या हो जाएगा, cos 30। तो cos 30 बराबर हो जाएगा आपका आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार आपका कितना दिया, आधार दिया 8 और कर्ण क्या दिया BD, कर्ण क्या दिया BD। तो आधार हो जाएगा 8 और कर्ण हो जाएगा BD। तो आधार बटे कर्ण, तो आधार 8 और कर्ण क्या हो जाएगा BD, क्या हो जाएगा कर्ण BD। तो cos 30 का मान होता है आपका √3 बटे 2। कितना होता है cos 30 का मान √3 बटे 2, तो 8 बटे BD हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 8 बटे BD। तो यहाँ पे हो जाएगा, तिर्यक गुणा कर लेते हैं, तो √3 BD बराबर हो जाएगा 16। कितना हो जाएगा, 16। तो BD बराबर आपका आ जाएगा 16 बटे √3, 16 बटे √3 समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब यहाँ से फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं।
अब इसको क्या करेंगे, अब पेड़ की ऊंचाई है, अब यहाँ पे निकालना है पेड़ की ऊंचाई। क्या निकालना विद्यार्थियों, पेड़ की ऊंचाई। जब पेड़ की ऊंचाई निकालेंगे तो पेड़ की ऊंचाई कितनी है, ये आपकी दी है CB और प्लस AB, तो पेड़ की ऊंचाई क्या हो जाएगी AB यानी AC हो जाएगी, ये वाली पूरी पेड़ की ऊंचाई AC बराबर आपका हो जाएगा AB प्लस BC, AB प्लस BC यानी AB प्लस BC। और चूँकि हमारे यहाँ पे लिख देंगे चूँकि AB बराबर किसके है आपका BD के, किसके है BD के, तो यहाँ पे हम पेड़ की ऊंचाई लिख देंगे AC बराबर लिख देंगे, पेड़ की ऊंचाई AC है, पेड़ की ऊंचाई क्या विद्यार्थी AC, तो AC बराबर लिख देंगे आपका AB को क्या मान लेंगे BD, तो यहाँ पे हो जाएगा BD प्लस BC। ठीक है विद्यार्थियों, तो BD आपका कितना है, BD आपका है 16/√3, ये आपका दिख रहा है 16/√3, तो यहाँ पे लिख देंगे BD बराबर 16/√3 प्लस BC आपका यहाँ पे आया है 8/√3, क्या है 8/√3, तो √3 अब हमारा क्या हो जाएगा, √3 हमारा लासाप आ जाएगा, कितना आ जाएगा लासाप, तो √3 जब लासाप आ जाएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 16 + 8। ठीक है, तो यहाँ पे AC बराबर, AC हमारी पेड़ की ऊंचाई है, तो 16 यानी 24 बटे कितना आ जाएगा √3, 24/√3, तो तिर्यक गुणा कर देंगे, तो √3 का ऊपर नीचे क्या कर देंगे परमेयकरण करेंगे, क्या करेंगे परमेयकरण, यहाँ लिख देंगे परमेयकरण करने पर, क्या करने पर परमेयकरण, ये आपका परमेयकरण करने पर, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 24 आपका, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा √3, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा 3 3 × 24, तो यहाँ पे आ जाएगा पेड़ की ऊंचाई, किसकी पेड़ की ऊंचाई AC बराबर हो जाएगा आपका कितना 8√3 मीटर, कितना हो जाएगा 8√3 मीटर, यानी किसकी AC यानी पेड़ की ऊंचाई AC बराबर 8√3 मीटर। यहाँ पे ये आपका AC है, ये पेड़ की ऊंचाई है, किसकी है पेड़ की ऊंचाई, तो यहाँ पे लिखते हैं पेड़ की ऊंचाई, यानी पेड़ की संपूर्ण ऊंचाई कितनी हो जाएगी 8√3 मीटर, ये हो जाएगा पेड़ की ऊंचाई 8√3 मीटर, यहाँ पे हो गया 8√3 मीटर पेड़ की ऊंचाई। सवाल नंबर 4 का अथवा कह रहा है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी टावर की ऊंचाई निकालना है विद्यार्थियों, टावर की ऊंचाई निकाल लेते हैं, ये आपका सवाल दिया है नोट कर रखा है। तो सबसे पहले कह रहा है 7 मीटर ऊंचे भवन, तो सबसे पहले हम भवन बना लेते हैं, कितना मीटर ऊंचा भवन 7 मीटर ऊंचा भवन है, ये हमारा 7 मीटर ऊंचा भवन बना दिया गया। अब कह रहा है एक केबल टावर, तो जाहिर सी बात है केबल टावर भवन से बड़ा होगा, केबल टावर ये आपका केबल टावर हो गया, ये आपका ज़मीन हो गई, तो केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण और भवन के शिखर के उन्नयन कोण से कितना है 60 डिग्री, कितना है 60, तो यहाँ से आपका 60 डिग्री हो जाएगा। और इसके पाद का अवनमन कोण, यानी केबल टावर के पाद का अवनमन कोण हमेशा ऊपर से नीचे की ओर बनता है, तो ये हमारा 45 होगा, तो ये भी आपका कितना हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है विद्यार्थियों, अवनमन कोण 45 है, तो टावर की ऊंचाई, यानी इस टावर की ऊंचाई निकालना है, तो इसको मान लीजिए ABCD और E, ये किसकी ऊंचाई है केबल टावर की ऊंचाई निकालना है, यानी टावर की ऊंचाई निकालेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे, इसको हम मान लेते हैं ये आपका 7 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 7, जब ये हमारी 7 है, ये वाला 7 यहाँ से यहाँ तक, तो ये भी कितना हो जाएगा 7। अब ये AB को हम मान लेते हैं H, कितना मान लेते हैं H, तो हम सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले ले लेंगे समकोण त्रिभुज, क्या समकोण त्रिभुज EDC में, तो EDC में क्या हो जाएगा tan 45 है, तो है ये दिख रहा होगा tan 45 बराबर लंब बटे आधार होता है, तो लंब आपका दिया 7, कितना दिया 7 बटे इसको मानते हैं x, इसको x मानते हैं 7 बटे कितना हो जाएगा x, क्योंकि लंब ये आपका ये लंब दिया है और आधार कितना दिया x दिया है, तो लंब बटे आधार, तो यानी लंब 7 है और x क्या है आधार,
तो यहाँ tan 45 का मान क्या होता है, tan 45 का मान होता है 1 7/x। तिर्यक गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा x बराबर 7 मीटर। कितना आ जाएगा, x बराबर 7 मीटर। हमारा x का मान आ गया 7 मीटर। अब इसके बाद क्या करेंगे, आपका त्रिभुज ये वाला दिख रहा होगा, ये आपका दिख रहा है, ये वाला ये त्रिभुज दिख रहा है, तो इसको हम ले लेंगे समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज हो जाएगा ए, समकोण त्रिभुज, ये वाला समकोण त्रिभुज आपको मैंने बता दिया, ये समकोण त्रिभुज होएगा ए बी और ई में। समकोण त्रिभुज ए बी ई में, यानी समकोण त्रिभुज ए बी ई में, ए बी ई में। तो समकोण त्रिभुज ए बी ई में, तो यहाँ पे हो जाएगा tan कितना है, tan आपका है 60, कितना है 60 डिग्री, बराबर लंब बटे आधार। तो लंब आपका दिया है h, आधार दिया है ये x हो जाएगा, ये अगर x है इधर वाला भी तो ये भी x हो जाएगा। तो लंब बटे आधार, लंब आपका दिया h और आधार कितना दिया x। तो हम क्या करेंगे, tan 60 का मान होता है √3/1 लिख सकते हो, कितना √3/1 और h/x हो जाएगा। तो सीधा तिर्यक गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, h बराबर आ जाएगा x√3। कितना हो जाएगा, h बराबर x√3। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे x का मान, किसका, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, किस में रखने पर, 1 में रखने पर। तो ये आपका x का मान 7 आया तो यहाँ पे रख देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा h बराबर आ जाएगा 7√3। कितना आ गया, h बराबर 7√3। अब इसके बाद हमें क्या निकालना है, यानी ए बी आ गया, ए बी हमारा, ए बी को हमने h माना था, तो h हमारा आ गया कितना, 7√3। अब हमें निकालना है टावर की ऊंचाई, किसकी, टावर की ऊंचाई। टावर की ऊंचाई को मान लेते हैं कैपिटल H, क्या मान लेते हैं, कैपिटल H। तो यहाँ पे हो जाएगा स्मॉल h प्लस आ जाएगा BC। ठीक है। तो स्मॉल h आपका कितना आया है, स्मॉल हमारा आया है, स्मॉल आ गया है 7√3। कितना, 7√3, कितना 7√3। और BC आपका क्या दिया है, BC ये दिया 7, BC कितना दिया, 7 मीटर। तो BC आपका यहाँ पे BC लिख देंगे 7। अब यहाँ पे आपका कॉमन क्या है, 7 कॉमन है, तो यहाँ पे आ जाएगा √3 + 1 मीटर। ये किसकी ऊंचाई है, आपकी टावर की, किसकी, टावर की ऊंचाई आ गई आपकी 7 कोष्ठक के अंदर √3 + 1 मीटर। यही हो जाएगा टावर की ऊंचाई। सवाल नंबर 5 कह रहा है 7 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला अध्यारोपित है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये सवाल आपका दिया है, इस सवाल को देख लेते हैं। सबसे पहले कह रहा है 7 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर। तो सबसे पहले 7 सेंटीमीटर का एक घनाकार ब्लॉक बना लेते हैं। घनाकार क्या बना लेते हैं, ब्लॉक। कुछ इस प्रकार बनेगा घनाकार ब्लॉक। एक अर्धगोला अध्यारोपित होता है, क्या, एक अर्धगोला आपका इसमें अध्यारोपित हो जाए, क्या, एक अर्धगोला। ये आपका अर्धगोला क्या है विद्यार्थी, अर्धगोला क्या है आपका, अर्धगोला एक अध्यारोपित है। यहाँ पे अर्धगोला जिसकी भुजा कितनी है, 7 सेंटीमीटर, कितनी है, 7 सेंटीमीटर घन की भुजा है। ठीक है, घन की भुजा है 7 सेंटीमीटर, कितनी, 7 सेंटीमीटर घन की भुजा। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, इस प्रकार बने पृष्ठ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे घन की भुजा, क्या, घन की भुजा बराबर आपका दिया है 6, कितना दी, 7, कितना दिया, 7 सेंटीमीटर। घन की भुजा कितनी है, 7 सेंटीमीटर। इसमें सवाल में कह रहा है अब अर्धगोले का व्यास हो जाएगा 7, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी आपकी, त्रिज्या हो जाएगी 7/2। कितना हो जाएगा, 7/2। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या निकालना, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा आपका, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा घन का क्षेत्रफल, यानी पूरे घन का क्षेत्रफल। अब प्लस हो जाएगा आपका अर्धगोले का क्षेत्रफल, अर्धगोले का क्षेत्रफल
और माइनस हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल, माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। माइनस वृत्त का क्षेत्रफल इसलिए हो गया क्योंकि ये आपका ऊपर वाला भाग यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से ऊपर वाला भाग क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। सबसे पहले आपका घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुणे ए स्क्वायर, यानी 6 गुणे भुजा स्क्वायर, और प्लस अर्धगोले का होता है 2 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर, माइनस वृत्त का हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख देंगे 6a स्क्वायर, 6a स्क्वायर, 6a स्क्वायर, ये हो जाएगा। यहाँ से जब इसको घटा देंगे तो प्लस का पाई आर स्क्वायर बचेगा। क्या बचेगा, पाई आर स्क्वायर। तो 6a का मान कितना है, एक भुजा कितनी है इसकी, घन की भुजा आपकी 7 है, कितनी है, 7 सेंटीमीटर ये आपकी दे रखी है। तो यहाँ पे लिख देंगे 7 का स्क्वायर, प्लस पाई का मान होता है 22/7, पाई का मान क्या होता है 22/7, गुणे आर का मान है 7/2 का होल ऑफ स्क्वायर, आर बटे वो 7/2 का होल ऑफ स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा 6 गुणे 7 का वर्ग होता है 49, प्लस 22/7 गुणे हो जाएगा 7/2 गुणे 7/2, 7 से 7 कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 11। कितना आ जाएगा, 11। तो यहाँ पे हो जाएगा 9 छक्का 54 और 6 को 24, यानी 294। कितना हो जाएगा, 294, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 100 7 दूनी 77, कितना हो जाएगा 77 बटे, कितना हो जाएगा 2, 77 बटे 2। तो आपको हो जाएगा 294, प्लस इसको तोड़ देंगे, भाग दे देंगे, तो 2 तिहाई 6, 2 अठे 16, 2 पंचे 10, यानी 38.5। अब इसको जब जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा इधर 5 और 8 4 12, हासिल लगा 1, 9 3 12 13, हासिल लगा 1 3, यानी 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसका, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया, 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सवाल नंबर 5 का तो कह रहा है 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। संगत लघु और दीर्घ वृत्त खंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये सवाल आपका दे रखा है, इसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले एक वृत्त खंड खींच लेते हैं, जो कि वृत्त खंड इस प्रकार खींचेगा, और यहाँ पर एक केंद्र है, इसका जो है यहाँ पे आपका 60 डिग्री का कोण बना रहा है। कितने का विद्यार्थियों, 60 डिग्री का कोण बनाएगा। और इसकी जो रेडियस है, जो त्रिज्या है आपकी 20 सेंटीमीटर है। कितनी है, 20 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आपका कह रहा है लघु वृत्त खंड का त्रिज्या, यहाँ पे लिखेंगे लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर होता है आपका हो जाएगा, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा θ/360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। क्या हो जाएगा, θ/360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो आपको थीटा का मान आपका दिया है 60 डिग्री। कितना दिया है, थीटा बराबर 60 डिग्री, और रेडियस दिया आपका 20 सेंटीमीटर। तो इसमें हम क्या कर देंगे, वैल्यू जो है पुट कर देंगे, यानी रख देंगे। थीटा का मान आपका 60 डिग्री है, कितना है 60/360, और गुणे पाई का मान होता है 3.14। इसमें 3.14 रखा जाएगा, यहाँ पे दिया नहीं है, लेकिन 3.14 रख दीजिएगा तो सरल हो जाएगा। आर स्क्वायर की जगह क्या है आपका 20 का स्क्वायर माइनस 1/2 गुणे 20 का स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा का मान है 60 डिग्री। हम यहाँ पे क्या करेंगे, 20 की स्क्वायर कॉमन ले लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा 6×36, यानी 3.14/6, माइनस हो जाएगा 1/2 गुणे साइन 60 का मान होता है √3/2, ये आपका हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, 20 का स्क्वायर होता है आपका 400। क्या होता है विद्यार्थियों, 400। यहाँ पे 3.14/6 माइनस √3 का मान होता है 1.732/4। अब यहाँ पे हो जाएगा 400। अब इसका इसमें भाग दे लेंगे तो हमारा आ जाएगा
6 पंचे 30 यानी 0.5, फिर 6 दूना 12, फिर 6 त्रिक 18 यानी 0.523 माइनस हो जाएगा 4 चौको 16 यानी 0.433। इसका भाग देंगे जब, तो यहाँ पे हमारा इसको क्या करेंगे, इसको यहाँ पे 400, फिर इनको दोनों को क्या कर देंगे, घटा देंगे। क्या कर देंगे, घटाव कर देंगे यानी माइनस कर देंगे। जब माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 0.09। इसका जब गुणा करेंगे यहाँ पे तो 400 गुणे 0.09 का जब गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 36.0 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आ जाएगा विद्यार्थियों, 36.0 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसके बाद कह रहा था दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। क्या कह रहा था, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है आपका पाई आर स्क्वायर माइनस होता है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लघु वृत्त। तो पाई का मान होता है आपका 3.14, कितना 3.14, और आर का मान है 20 के स्क्वायर माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आया आपका 36। तो यहाँ पे ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल 36 आया है। तो यहाँ पे हो जाएगा 3.14, 20 का वर्ग होता है 400 माइनस हो जाएगा 36। और जब इसमें जब गुणा करेंगे तो हमारा आएगा कितना आएगा विद्यार्थियों, गुणा कर लेते हैं। जब गुणा करेंगे तो आएगा 12.56। कितना आएगा, 12.56 माइनस 36। तो इसमें घटाएंगे जब तो हमारा आ जाएगा कितना, 0 यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे दशमलव, आपका कितना हो जाएगा 12.20 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 12.20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, और ये आपका क्या था, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ये आपका लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये आपका दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक मेरा वीडियो पहुंचाएं। धन्यवाद।